So today we talk about class 12 chapter 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज बेसिकली हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और यहाँ आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम पढ़ेंगे कि कैसा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है एंड उसी के अंदर हम देखेंगे कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और एट द एंड हम देखेंगे स्पर्म आखिर होता कैसा है। सो बेसिकली उस सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं एंड यहाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात चली तो बेसिकली हम किसके बारे में बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जब एक मेल एंड फीमेल गैमेट के बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट के बीच में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब मेल एंड फीमेल के बीच में जो फ्यूजन हो रहा है हम उसे क्या रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मेल में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, बट उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये मैंने बोला कि मेल गैमेट, फीमेल गैमेट एंड उसके बाद वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, जाइगोट फॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट तो ये आता है क्वेश्चन कि आखिर ये गैमेट क्या है, मैं गैमेट किन्हें कह रही हूँ। तो गैमेट्स किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हमारा टॉपिक ये आया, आखिर गैमेट हैं कौन। सो बेसिकली गैमेट्स आर दी सेल। और कैसी सेल्स हैं गैमेट्स, रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करे ऐसी सेल्स को हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। वो सेल जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे ऐसी सेल को हम क्या कहते हैं, गैमेट कहते हैं। सो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया हो कि आखिर गैमेट क्या है। हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स हैं, राइट। तो कुछ ऐसी सेल्स भी हैं जो किसमें हेल्प कर रही हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं। तो ऐसी सेल जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है उन सेल को हम कहते हैं गैमेट्स। सो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि गैमेट्स कहते किसे हैं। अब एक वर्ड आता है गोनाड, एक वर्ड आता है गोनाड्स। आखिर ये गोनाड्स किसे कहते हैं? अगर मैं बात करूं गोनाड्स की तो ये कनेक्टेड हैं आपके गैमेट से। गोनाड्स किससे कनेक्टेड है, गैमेट से। अब वो कैसे, गोनाड्स बेसिकली हैं क्या, वो ऑर्गन जो किससे बने हो, गैमेट से बने हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, गोनाड कहते हैं। गैमेट्स क्या है, वो सेल जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं, और गोनाड्स क्या है, वो ऑर्गन जो बेसिकली किससे बने हो, गैमेट से बने हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, गोनाड्स कहते हैं। जिसमें हम लिख सकते हैं टेस्टिस क्या है, एक गोनाड है, राइट। एंड हमारा ओवरी क्या है, वो भी क्या है, गोनाड है। तो बेसिकली अगर हम बात करें गैमेट्स किसे कहते हैं, ऐसी सेल जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे वो गैमेट्स कहलाई। गोनाड्स क्या है, वो ऑर्गन्स जो किससे बने हो, गैमेट से बने हो, वो ऑर्गन जो गैमेट से बने हो उन्हें हम गोनाड कहेंगे। और वो है क्या क्या, टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस एंड ओवरी बने किससे होते हैं, बेसिकली गैमेट से बने होते हैं। एंड अब मैंने बोला कि मेल एंड फीमेल के, जब मेल और फीमेल आपस में फ्यूज होते हैं तब हमें क्या मिलता है, जाइगोट मिलता है। मेल में क्या, मेल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें फ्यूजन किसका होता है, स्पर्म इन्वॉल्व होता है। एंड फीमेल में कौन इन्वॉल्व होता है, ओवम इन्वॉल्व होता है, या फिर हम एग कह सकते हैं। जब स्पर्म एंड ओवम के बीच में क्या हो, फ्यूजन हो, तब हमें क्या मिलता है, जाइगोट मिलता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड एक क्वेश्चन ये भी आया कि जाइगोट आखिर है क्या। जाइगोट जो होता है ये सिंगल सेल्ड होता है, स्पर्म हैप्लॉइड होता है आपका एंड ओवम भी हैप्लॉइड होता है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जो कि क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। स्पर्म आपका मेल गैमेट है एंड ओवम आपका फीमेल गैमेट है। सो बेसिकली मेल एंड फीमेल के फ्यूजन को हम क्या कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। और वो मेल एंड फीमेल हैं क्या, स्पर्म एंड ओवम, जिनके फ्यूजन से हमें क्या मिल रहा है, जाइगोट मिल रहा है। सो बेसिकली ये तो आगे कुछ बेसिक्स। अगर मैं बात करूँ मेल जब बनता है, मेल का मतलब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे
मेल गैमेट जब बनता है तो उसे क्या कहते हैं, जब क्या हो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का मतलब ये अभी मैंने आपको बताया, स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, कहीं पे भी अगर जेनेसिस आ रहा है तो इसका मतलब भी समझ लो प्रोडक्शन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन ही क्या है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। और वो प्रोसेस जहाँ पे क्या हो ओवम का फॉर्मेशन हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं oogenesis। मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो फीमेल गैमेट का अगर मैं कहूँ फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, वो कहाँ होता है, ओवरी में होता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, oogenesis। बेसिकली स्पर्म का फॉर्मेशन कहलाया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम का फॉर्मेशन कहलाया आपका oogenesis। अब बात आई, अगर आपसे अब बात ये आई कि फर्स्ट टॉपिक में ये आई आपका कि एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन। आखिर इंसेमिनेशन किसे कहते हैं, इंसेमिनेशन। बेसिकली इंसेमिनेशन है क्या, इंसेमिनेशन का मतलब है स्पर्म का ट्रांसफर होना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, स्पर्म का ट्रांसफर होना फीमेल पार्ट में, और स्पर्म है मिलेगा कहाँ से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म का ट्रांसफर होना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इसी को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जब स्पर्म ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोसेस डिफाइंड एज इंसेमिनेशन। वो प्रोसेस जहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या हो, स्पर्म कहाँ ट्रांसफर हो जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफर हो जाए, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। अभी मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को हम इसे सिनगैमी के नाम, सिनगैमी भी कह सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब एक वर्ड आता है ब्लास्टोसाइट। आखिर ब्लास्टोसाइट किसे कहते हैं, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, बट अगर मैं आपसे पूछूं शॉर्ट में कि ब्लास्टोसाइट क्या है तो बस ऐसे बताइए कि टाइप ऑफ ब्लास्टूला प्रेजेंट इन ह्यूमन कॉल्ड ब्लास्टोसाइट। एक टाइप का ब्लास्टूला जो ह्यूमन में प्रेजेंट होता है उसी को हम कहते हैं ब्लास्टोसाइट कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मतलब पॉइंट है वो आता है आपका गेस्टेशन के किसे कहते हैं, गेस्टेशन किसे कहते हैं। बेसिकली हम गेस्टेशन को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। अब बात है कि गेस्टेशन है क्या, मैंने आपको बोला ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कहते हैं इसे, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो गेस्टेशन क्या होता है, एक टाइम जहाँ पे क्या हो, फर्टिलाइजेशन एंड आपका चाइल्ड का बर्थ हो, ठीक है। चाइल्ड बर्थ एंड फर्टिलाइजेशन के जो बीच का टाइम होता है, इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन। फर्टिलाइजेशन एंड चाइल्ड बर्थ की जो बीच का टाइम होता है या बीच का जो पीरियड होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन। जैसे कि अगर हम ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में देखो गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 मंथ। वहीं कैट की बात करूँ तो कैट में होता है 50 to 55 डेज, डॉग में होता है आपकी 60 to 65 डेज। तो गेस्टेशन क्या है, बेसिकली फर्टिलाइजेशन एंड चाइल्ड बर्थ के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन कहते हैं। इसके बाद एक और प्रोसेस आती है, वो आती है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है, एक्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। एक और वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। आखिर प्यूबर्टी किसे कहते हैं, बेसिकली बच्चों प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे क्या है, हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है। प्यूबर्टी क्या है, मतलब कि वो रिप्रोडक्शन के एक्टिव होने की स्टेज को हम क्या कह रहे हैं, प्यूबर्टी कह रहे हैं। और इसी में एक और वर्ड आता है ओलिगोस्पर्मिक। ओलिगोस्पर्मिक किसे कहते हैं, तो ओलिगोस्पर्मिक क्या है,
नंबर ऑफ स्पर्म जब क्या होने लगे, कम होने लगते हैं। देखो एक ऐसा पीरियड आता है, चाहे वो ह्यूमंस में हो या मेंस में हो। ह्यूमंस में क्या है आपका रिप्रोडक्टिव, मतलब हम कहेंगे कि उसमें ओवरी के प्रोडक्शन में क्या हो जाता है, मतलब ओवरी में क्या होता है, ओवम के प्रोडक्शन में वो डिक्रीज होने लगता है। नंबर ऑफ ओवम एक टाइम पे आके, हमें पता है कि आप लोगों को पता ही होगा कि ह्यूमंस में फिक्स आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, या फिर हम कहेंगे कि फिक्स आपको उसमें क्या दिया रहता है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं एक फीमेल के बर्थ में ही, और उतने ही फिर फिक्स रहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल बेसिकली है क्या, ओवरी के अंदर जो बेसिकली हमारा एग का फॉर्मेशन होता है ना, उसकी पहली स्टेट है प्राइमरी फॉलिकल। तो मेंस में ऐसा नहीं होता है, प्यूबर्टी के बाद वहाँ पे बनना स्टार्ट होता है। में 50 की एज में स्टॉप हो जाता है रिप्रोडक्टिव जो टाइम है, वो कहाँ पे रुक जाती है आपका 50 की एज में। बट मेंस में जो होता है वो 70-80 के आसपास होता है। तो ऑलिगोस्पर्मिक क्या है, ऑलिगोस्पर्मिक बेसिकली है क्या, जब नंबर ऑफ स्पर्म डिक्रीज होने लगते हैं तो उसी को हम कहते हैं ऑलिगोस्पर्मिक। बेसिकली हमने अभी सारे बेसिक्स देख लिए हैं। अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक में, जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आखिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते किसे हैं? अगर मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आप वो याद रखिए। पहले हम इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट आता है पेयर ऑफ टेस्टिस। पहली चीज क्या आएगी आपकी, पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस के बाद यहाँ पे आता है आपका एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट के बाद आता है एसेसरी ग्लैंड, एंड एसेसरी ग्लैंड के बाद एट द एंड आता है आपका पेनिस। अगर मैं बात करूं एसेसरी डक्ट, तो एसेसरी डक्ट के अंदर आते हैं रेटिटेस्टिस, वासा एफिनिटा एंड एपिडिमाइट्स, एंड एट द एंड आता है यहाँ पे वास डिफरेंस। ये तो आए आपके एसेसरी डक्ट के बाद। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं एसेसरी ग्लैंड की, तो एसेसरी ग्लैंड भी डिवाइड होता है आपके सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स के बाद ये डिवाइड होता है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये डिवाइड होता है बेसिकली आपका बल्बोयूथेरल ग्लैंड। अगर मैं अब इन सब की बात करूं, तो टेस्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्टिस में आपका एक तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है एंड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस में आपके जो स्पर्म फॉर्म होते हैं उसके बाद वो जाते हैं एसेसरी डक्ट के बाद, जिसमें सबसे पहले जाते हैं रेटाटेस्टिस में, देन वासा एफिनिटा में, एपिडिमाइट एंड फिर वासा डिफरेंस में। वासा डिफरेंस किसे देती है, एसेसरी ग्लैंड को देती है, जो कि सबसे पहले देती है सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूथेरल ग्लैंड। एट द एंड पेनिस के पास आता है स्पर्म। बेसिकली पेनिस का क्या काम है, ट्रांसफर मेल गैमेट इनटू द फीमेल बॉडी। मेल गैमेट को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करने का काम पेनिस का है। तो बेसिकली सबसे पहले तो आप इन्हें लर्न कर लीजिए। ये हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट है, जिसके जरिए हम पूरी की पूरी कहानी पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और वो कैसे ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली आज हम डिटेल में पहले पढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में, और इनके पूरे ऑर्गन्स को देखेंगे, फिर कैसे टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्म होके वो ट्रांसफर होता है। अगर मैं बात करूँ अब टेस्टिस की, तो बेसिकली अगर मैं टेस्टिस को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के देखूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, बेसिकली टेस्टिस में सबसे पहले आप ये याद रखिए कि टेस्टिस में कंपार्टमेंट होते हैं, और वो कितने कंपार्टमेंट होते हैं, एक टेस्ट हमारी मेल्स की बॉडी में टेस्टिस जो होते हैं पेयर में होते हैं, मतलब कि 2 टेस्टिस मिलेंगे। तो एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। एंड अगर मैं बात करूं टेस्टिस के अंदर की जो कंपार्टमेंट है, हर एक कंपार्टमेंट में कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है।
हर कंपार्टमेंट बेसिकली एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करता है और ये 2 और 3 इन नंबर हो सकता है। ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कितने नंबर्स में हो सकता है? 2 और 3 इन नंबर्स हो सकता है। और इस कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर को बेसिकली कहते क्या है? इस कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसे हम क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में देखो, अब इससे आगे बढ़े अगर हम, इससे ही एक और चीज कनेक्टेड होती है कुछ इस तरीके की, जिसका नाम है रेटाटेस्टिस। इसे हम क्या कहते हैं? रेटाटेस्टिस। रेटाटेस्टिस से फिर जुड़ा हुआ होता है आपका वासा एफिनिटा। ये वासा एफिनिटा है। एंड देन इसी से लगा होता है एपिडिडमाइस। ये एपिडिडमाइस है। एंड देन इस पे ही कुछ इस तरीके से लगी होती है आपकी वासा डिफरेंशिया। सो ये बेसिकली आपका मैं कहूँगी कि मेल्स के अंदर टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, जिसमें फर्स्ट थिंग तो आपको ये याद रखनी है कि एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। तो बेसिकली मैंने कहा कि पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, तो 250 + 250 500 कंपार्टमेंट मिलेंगे। हर कंपार्टमेंट में आपको कॉइल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि 1 और 3 नंबर हो सकता है। और ये जो कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली इसको हम कह क्या रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर मैं बात करूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, तो इसके अंदर आपको कुछ मेल जर्म सेल मिलेंगी। ये क्या है? बेसिकली मेल जर्म सेल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल्स मिलेंगी। ये मेल जर्म सेल करती क्या है? बेसिकली ये मेल जर्म सेल का काम है स्पर्म का प्रोडक्शन करना। ये क्या है? मेल जर्म सेल है जिनका काम क्या है? स्पर्म का प्रोडक्शन करना। तो बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दो सेल्स कंटेन करती है। एक सेल तो हो गई मेल जर्म सेल एंड दूसरी सेल होती है सर्टोली। सर्टोली का काम क्या होता है? बेसिकली सर्टोली का काम होता है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना। सर्टोली का काम क्या है? बेसिकली यहाँ पे मेल जर्म सेल क्या प्रोड्यूस कर रही है? स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है। अब देखो, कोई भी चीज को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो फूड कौन प्रोवाइड करेगा स्पर्म को? सर्टोली प्रोवाइड करेगी। सो बेसिकली आपको याद रखना है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 2 सेल्स कंटेन करती है। एक है मेल जर्म सेल एंड दूसरी है सर्टोली। मेल जर्म सेल एंड सर्टोली। मेल जर्म सेल का काम क्या है? मेल जर्म सेल का काम है कि वो मेल जर्म सेल का काम है कि वो क्या करे? मेल जर्म सेल आपका स्पर्म का प्रोडक्शन करे। एंड सर्टोली का काम क्या है? सर्टोली का काम है कि स्पर्म को बेसिकली वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। सर्टोली की स्पेलिंग है SERTOLI, सर्टोली। बेसिकली इसमें थोड़ा काम नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि आगे से आपको बेसिकली मैं अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम के थ्रू समझा सकूँ, बट आज के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो टेस्टिस क्या है? टेस्टिस क्या है? यहाँ पे बेसिकली स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और साथ ही साथ यहाँ पे किसका प्रोडक्शन हो रहा है? हार्मोन का भी प्रोडक्शन हो रहा है। आपने देखा कि मैंने बताया स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, आपको पता चल गया कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल्स पाई जा रही हैं, जिसमें से एक सेल का नाम है मेल जर्म सेल जो क्या काम कर रही है? स्पर्म का प्रोडक्शन का काम कर रही है। और दूसरी सेल क्या कर रही है? उसे नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, जिसका नाम है सर्टोली। अब देखिए, आपको ये वाला दिख रहा होगा स्पेस जो यहाँ पे खाली है। ये स्पेस को हम क्या कहते हैं? बेसिकली इसे हम कहते हैं लैक्टिस सेल या फिर इंटेस्टियल सेल। लैक्टिस सेल कहिए या इंटेस्टियल सेल कहिए इसे। इसका काम क्या है? बेसिकली ये क्या करती है? यहाँ पे हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। आप इसे लैक्टिस सेल भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये है आपकी फीमेल में लैक्टिस सेल। लैक्टिस सेल का काम क्या है? लैक्टिस सेल का काम बेसिकली ये है कि यहाँ पे वो क्या करे? हार्मोन का प्रोडक्शन करे। तो देख लिया आपने, लैक्टिस सेल पे क्या हो रहा है? हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है। और मेल जर्म सेल पे क्या हो रहा है? स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। अब देखिए, स्पर्म बने,
स्पर्म बन के कहाँ ट्रांसफ़र हुए, रेटा टेस्टिस को ट्रांसफ़र हुए। रेटा टेस्टिस को अच्छा एक चीज़ की मैंने बोला कि लैक्टिस सेल क्या कर रही है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन कर रही है। ये कैसे हार्मोन बना रही है, आप क्वेश्चन आया ये कि ये कौन से हार्मोन बना रही है। तो ये जो आपकी लैक्टिस सेल होती है ये बेसिकली सेकेंडरी करेक्टर बनाने वाले हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये क्या, इसका क्या काम है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन, हार्मोन का प्रोडक्शन करना, जो कि बेसिकली क्या है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स को मेल्स में सेकेंडरी कैरेक्टर्स को बनाने में हेल्प करता है। अब ये सेकेंडरी कैरेक्टर क्या है, देखो आपने मेल्स में क्या आती है, दाढ़ी आती है, ये क्या है, एक सेकेंडरी कैरेक्टर है जो कौन कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन कर रहा है, जो कि कहाँ पाया जा रहा है, लैक्टिस सेल में पाया जा रहा है। देखा होगा लड़कों की आवाज़ एक टाइम पे आके मोटी हो जाती है, वो अभी किसकी वजह से हो रहा है, इसी हार्मोन की वजह से हो रहा है जो कि लैक्टिस सेल में पाई जा रही है, जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का बेसिकली आपको काम पता चल गया। अब हम देखते हैं कि स्पर्म आखिर गया कहाँ। अब देखिए स्पर्म बना आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जो कि कहाँ ट्रांसफर होता है, फिर रेटा टेस्टिस, देन वासा एफिनिटा, एपिडिमाइस एंड वासा डिफरेंशिया, एंड देन आपके एसेसरी ग्लैंड को ट्रांसफर होगा, एंड देन पेनिस को ट्रांसफर होगा। ये बेसिकली कहानी है कि किस तरीके से मेल फिर ट्रांसफर होगा। अब क्वेश्चन ये आया, आखिर ये टेस्टिस कहाँ पाया जाता है। इतना तो हमने देख लिया कि टेस्टिस का काम है कि वो क्या करे, स्पर्म का प्रोडक्शन करे एंड साथ ही साथ हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करे, बट ये टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है। टेस्टिस जो होता है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पाया जाता है। टेस्टिस क्या, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम में आपका क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है। स्क्रोटम में क्या होगा, टेस्टिस प्रेजेंट होगा, और स्क्रोटम होता क्या है, आउटसाइड द बॉडी होता है। अब क्वेश्चन ये हुआ कि हर चीज इनसाइड द बॉडी हो रही है, बट ये स्क्रोटम ये सब आउटसाइड द बॉडी क्यों है, इनसाइड द बॉडी क्यों नहीं है। तो बेसिकली हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री सेल्सियस है अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर, और स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए बेसिकली जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 2 to 3 डिग्री लो टेम्परेचर चाहिए होता है नॉर्मल बॉडी के कंपैरिजन में। नॉर्मल बॉडी के कंपैरिजन में स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए 2 to 3 डिग्री लो टेम्परेचर चाहिए होता है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए क्या होता है, स्क्रोटम क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है, और वहीं क्या होता है आपका टेस्टिस होता है। टेस्टिस बेसिकली क्या कर रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहा है, और इसीलिए क्या है, स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी होता है। क्यों, क्योंकि उसे 2 to 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, नॉर्मल बॉडी से लो टेम्परेचर चाहिए होता है। और एक हेल्थी स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए लो टेम्परेचर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी वजह से टेस्टिस क्या है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, और स्क्रोटम क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं। हम आगे पढ़ने वाले हैं ज़्यादातर माइटोसिस, इससे पहले भी हमने पढ़ा है माइटोसिस एंड मियोसिस। बेसिकली अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो माइटोसिस जो होता है सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है। सोमेटिक सेल्स का मैं कहूँगी कि पूरी बॉडी में आपको क्या मिलेगा, माइटोसिस की प्रोसेस होगी ही होगी। लेकिन मियोसिस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है। मियोसिस हैपन्स ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, एंड माइटोसिस क्या है, सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स का मतलब मैं होल बॉडी की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जितने हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स है सब में माइटोसिस होगी, लेकिन मियोसिस सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगी। सो आपको ये याद रखना है, माइटोसिस किस में होगी, सोमेटिक सेल्स में होती। माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होगी मतलब कि वो पूरी की पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स है सब में माइटोसिस होगी, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हो, चाहे वो नॉर्मल हो, कोई भी सेल्स हो। ठीक है, तो माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होगी, बट मियोसिस सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। अगर मैं बात करूं माइटोसिस की, तो माइटोसिस में क्या है, माइटोसिस में पेरेंट्स जो है क्या बनाता है, 2 डॉटर सेल्स बनाता है। 2 डॉटर सेल्स बनाता है कौन, पेरेंट्स। और एक चीज याद रखिए, पेरेंट्स क्या है,
डिप्लॉयड है, और यहाँ भी पेरेंट्स क्या रहता है, डिप्लॉयड ही रहता है, मतलब कि नंबर उसका हाफ नहीं होता है। बट अगर मैं बात करूँ यही मियोसिस की, मियोसिस में क्या है, पेरेंट्स जो है सबसे पहले तो इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में ही पेरेंट्स हाफ हो जाता है, 2n का n हो जाएगा। मियोसिस 1 में ही क्या होता है, पेरेंट्स हाफ हो जाता है, एंड देन मियोसिस 2 होती है जहाँ पे वो नंबर उतना ही रहता है, n का n ही रहेगा, ऐसा नहीं कि फोर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, n का n ही रहेगा। तो बेसिकली देखिए डिफरेंस क्या है, मियोसिस में 2 स्टेप हो रहे हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट माइटोसिस में क्या है, डायरेक्टली क्या है, एक सेल क्या है 2 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेगी। एंड मियोसिस में क्या है कि पहले एक सेल है, एक सेल से कितनी बनी, 2 सेल्स बनी, एंड 2 से फिर कितनी बन गई, 4 बन गई। तो इस तरीके से माइटोसिस एंड मियोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस देखा गया है। एंड माइटोसिस मियोसिस बेसिकली है क्या, 2 टाइप की सेल हैं जो बेसिकली किस में इन्वॉल्व होती है, सेल 2 टाइप्स की सेल डिवीजन है, ये बेसिकली 2 टाइप की सेल कह दिया मैंने, आई लूज माई टंग। ये माइटोसिस एंड मियोसिस हैं क्या, 2 टाइप के सेल डिवीजन है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए हुआ क्या, आपने देखा कि एक्सेसरी डक्ट तक हमने देख लिया था कि वासा एफिनिटा में आया, देन उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड के पास आया। एक्सेसरी ग्लैंड देती किसको है एट दी एंड, एक्सेसरी ग्लैंड किसे दे रही है लास्ट में, यूरेथ्रा को दे रही है। बल्बो यूरेथ्रा का ना, उसी की बात कर रही हूँ मैं। यूरेथ्रा है क्या, बेसिकली यूरेथ्रा किसे कहते हैं। अब आया एक क्वेश्चन कि आखिर यूरेथ्रा है क्या। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है जो यूरिन एंड सेमेन के बीच का क्या है, कॉमन पैसेज है। यूरेथ्रा है क्या, यूरिन एंड सेमेन के बीच का क्या है, बेसिकली एक कॉमन पैसेज है। अब ये सेमेन क्या होता है, सेमेन बेसिकली कुछ नहीं है, सेमेन स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड है। सेमेन क्या है, स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड को ही हम क्या कहते हैं, सेमेन कहते हैं। तो यूरेथ्रा क्या है, यूरिन एंड सेमेन के बीच का कॉमन पैसेज को हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। अब ये तो कहानी हो गई कि हमने देख लिया कि किस तरीके से स्पर्म कहाँ स्पर्म बना और कैसा स्ट्रक्चर था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब टॉपिक आया कि आखिर स्पर्म बन कैसे रहा है। हमने देख लिया कि स्पर्म कहाँ बना, लेकिन आखिर स्पर्म बन कैसे रहा है हम उसे देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया मेल जर्म सेल में क्या है, स्पर्म बनता है। जहां मेल जर्म सेल में स्पर्म बन रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं। उसे हम क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया बेसिकली क्या हो है, ये क्या है, अभी डिप्लॉयड है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होती है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस हुई, माइटोसिस होगी तो बेसिकली देखो नंबर इंक्रीज होगा, एंड साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन की, नंबर तो इंक्रीज हो ही रहा है, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन भी होता है। स्पर्मेटोगोनिया से अब यहाँ पे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन कब रहा है, जब क्या है, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुई, नंबर क्या हुए यहाँ पे इंक्रीज हुए, डिफरेंशिएशन हुआ, तब हमें क्या मिला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिला। अब आप मुझे खुद सोचिए, आप, मैंने अभी बताया माइटोसिस किसे कहते हैं, मियोसिस किसे कहते हैं। माइटोसिस में मैंने बताया था 2n का 2n ही रहता है, तो बेसिकली ये भी क्या होगा, 2n ही रहेगा। ये क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब क्या होती है, मियोसिस होती है। यहाँ पे क्या होगी, अभी तक माइटोसिस हुई थी, अब क्या होगी, मियोसिस होगी। और मियोसिस यहाँ पे क्या होती है, मियोसिस 1 होती है। मियोसिस 1 होने में क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या बनेगा यहाँ पे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देखो बना है, और हुई कौन सी प्रोसेस है, मियोसिस हुई है। मैंने बताया था कि मियोसिस होती है तो क्या होता है, 2n जो डिप्लॉयड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉयड में। तो ये भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो हुआ क्या, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, मेल जर्म सेल को हम क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी कह रहे हैं। इसमें माइटोसिस हुई, माइटोसिस होने से हमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिला।
ये मैं बेसिकली आपको बता क्या रही हूँ, स्पर्म का फॉर्मेशन बता रही हूँ। दैट मीन्स मैं आपको बता रही हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस। आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी में एक पार्ट दिया है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का जो फर्स्ट पार्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस, वो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया, जो क्या है मेल जर्म सेल की बात कर रही हूँ, स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं हम उसे। वहाँ पे माइटोसिस होगी तो नंबर इंक्रीज होंगे। नंबर इंक्रीज होने से सबसे पहले हमें मिलेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड का डिप्लॉइड रहेगा। देन इसमें क्या होगी, मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 होने से वो डिप्लॉइड में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैप्लॉइड में हो जाएगा, और वो बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अगेन क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस 2 होगी अभी यहाँ पे, अभी ऊपर मियोसिस 1 हुई थी, अभी यहाँ पे क्या होती है, मियोसिस 2 होती है। और यहाँ पे क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स बनता है, स्पर्मेटिड्स बनेगा। और स्पर्मेटिड्स भी क्या होगा, बेसिकली ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। स्पर्मेटिड्स में एट द एंड यहाँ पे क्या होती है, स्पर्मियोजेनेसिस होती है। यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली मैं इसको ऊपर की तरफ बता रही हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं होने की वजह से। अब क्या होगी यहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने आपको बताया था जेनेसिस का मतलब ही क्या है, प्रोडक्शन है, और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब यहाँ पे बेसिकली एट द एंड बनेगा क्या, स्पर्म बनेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे इस फर्स्ट स्टेप में एंड ये लास्ट स्टेप में क्या होती है, डिफरेंशिएशन होता है बेसिकली यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा, और स्पर्म भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो इस तरीके से स्पर्म बनता है। पहले क्या होता है, पहले स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होती है, जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड ही होता है। देन जब मियोसिस 1 होती है तो वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड बनने के बाद उसमें अगेन मियोसिस होती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो भी क्या रहेगा, हैप्लॉइड ही रहेगा। देन एट द एंड यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। जेनेसिस का मतलब ही है प्रोडक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, एट द एंड स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, और हम यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, स्पर्म मिल जाएगा, जिससे हम स्पर्म भी कह सकते हैं या फिर स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पे स्पर्मेटोजोआ लिखा होगा तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि स्पर्मेटोजोआ क्या है, ये स्पर्मेटोजोआ है कि ये स्पर्म ही है। हम इसे स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं और स्पर्म भी कह सकते हैं। अब बेसिकली आपको क्या याद रखना है, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है ये हमेशा प्यूबर्टी के बाद होती है। आफ्टर प्यूबर्टी क्या होगी, आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। ये पूरी की पूरी प्रोसेस को मैं क्या कह रही हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस कह रही हूँ। स्पर्म के प्रोडक्शन को ही हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो कि आफ्टर प्यूबर्टी होती है। और ये कब होती है, 12 to 15 ईयर्स के बीच में होती है। यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली जो मेल है वो क्या होगा, रेडी हो जाएगा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का फॉर्मेशन होना ही क्या कहला रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहला है, जो कब होता है, आफ्टर प्यूबर्टी होता है। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में एम्ब्रियोनिक स्टेट में ही क्या हो जाता है, स्पर्म मतलब कि सॉरी एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि पहले उसमें जो एग का फॉर्मेशन के स्टेप्स होते हैं वो क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेल का क्या होता है, आफ्टर प्यूबर्टी होता है। तो यहाँ पे आप कभी इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हों। अब ये तो हमने देख लिया कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम देख चुके हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या बताया था मैंने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मैंने आपको बताया था कि वो कहाँ की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अदर पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मैं कहूँगी एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, इनकी तरफ क्या हुआ है, स्पर्म क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। तो वो प्रोसेस जहाँ पे क्या है, स्पर्म रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, वो प्रोसेस जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एग रिलीज होता है तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। व्हाट इज स्पर्मिएशन? Process of release of sperm from seminiferous tubules called spermiation. So spermiation में आप कंफ्यूज ना हो, ऐसा ना हो कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा जा रहा है और आप स्पर्मिएशन लिख के आ रहे हैं, और जहाँ पे स्पर्मिएशन बोला जा रहा है आप वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस लिख रहे हैं। स्पर्मिएशन क्या है, बेसिकली जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म
ट्रांसफ़र होता है या फिर रिलीज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कॉल्ड स्पर्मिएशन। इसके बाद एट दी एंड देखो हमने सारी प्रोसेस देख ली कि स्पर्म बना। अब हम देखते हैं कि आखिर स्पर्म होता कैसा है। तो कुछ इस तरीके का स्पर्म का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। थोड़ा सा मेरा रफ बन रहा है। मैं एक काम करूँगी कि यहाँ पे स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐड करने की कोशिश करूँगी। तो आपने देखा होगा स्पर्म का ये वाला जो पोर्शन होता है इसे क्या कहते हैं, ये पूरा का पूरा पोर्शन होता है हेड। हेड का बेसिकली काम क्या है, देखिए हेड का काम हेड में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियस होता है। हेड क्या कंटेन करता है, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल एंड न्यूक्लियस कंटेन करता है। तो जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है, डीएनए की बात की जा रही है। तो हेड का काम क्या है, वो क्या कंटेन करेगा, जेनेटिक मटेरियल एंड न्यूक्लियस कंटेन करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम का काम क्या है, देखिए एक्रोसोम बेसिकली क्या करता है, एंजाइम कंटेन करता है। एक एंजाइम कंटेन करता है जो स्पर्म को हेल्प करता है एग के अंदर एंटर करने में। स्पर्म को किस में हेल्प करेगा, स्पर्म को हेल्प करेगा एग में एंटर करने में। कौन, एक्रोसोम। एक्रोसोम एंजाइम कंटेन करता है जो कि हेल्प करता है स्पर्म को एग के अंदर एंटर करने में। have enzyme which help the sperm to enter into the egg। एक्रोसोम के बाद आपको ये वाला स्टेट दिख रहा होगा, ये आती है मिडिल पीस। इसे हम क्या कहते हैं, मिडिल पीस। अगर मैं बात करूं मिडिल की पीस की, तो इसका क्या काम है, मिडिल पीस बेसिकली क्या काम करता है, ये क्या करता है, लॉट्स ऑफ अमाउंट में यहाँ पे क्या होंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या होगा, लॉट्स ऑफ अमाउंट में क्या होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया बेसिकली प्रेजेंट होगा। और माइट्रोकॉन्ड्रिया अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो क्या काम करेगा, आप खुद ही सोचिए। एक तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, स्पर्म को स्विम करने में भी कौन हेल्प कर रहा है, ये मिडिल पीस हेल्प कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी मिलेगी तभी वो स्विम कर सकता है। और फर्टिलाइजेशन में भी कौन हेल्प कर रहा है, यही मिडिल पीस हेल्प कर रहा है। क्यों, क्योंकि एनर्जी होगी तभी फर्टिलाइजेशन भी होगा। तो मिडिल पीस क्या कर रहा है, बेसिकली बहुत सारा अपने अंदर क्या करता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है, जो कि बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्विम करने और फर्टिलाइजेशन करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और एट द एंड हम यहाँ पे क्या मिलती है, टेल मिलती है। टेल का बेसिकली काम क्या है, अगर मैं टेल का काम बताऊं आपको, तो टेल क्या है, वेव मूवमेंट में हेल्प करेगी। अब देखो स्पर्म को मूवमेंट करना है तो उसमें कौन हेल्प करेगी, बेसिकली टेल हेल्प करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मेल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में है ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।